नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। आज हम लोग 2 दिन बाद मिल रहे हैं और इससे पहले जो मेरी मीटिंग थी वो सेशन मेरा जूम पे था। आशा है आप सब लोगों ने देखा होगा और जो जितने भी मेरे फेसबुक लाइव पे वीडियोस हैं वो सब आप लोग देख रहे होंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। ये कोरोना ने पूरे दुनिया को बदल के रख दिया है। पूरे दुनिया की दशा बदल गई है, दिशा बदल गई है, सोच बदल गई है। और जो सबसे बड़ी क्राइसिस अभी दुनिया में चल रही है वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग परेशान हैं। तो मैं अभी ट्रेनिंग से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो एम्प्लॉयमेंट पे, कि जिनके पास भी रोज़गार नहीं है, रोज़गार के साधन नहीं हैं, उन सबको रोज़गार मिल सके, उन सबको कुछ सीख मिले। और बहुत सारे लोग अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं कि नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये तो सरकारी डेटा है जो बता रहा है कि 12 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान में गई है, इंडिया में। अब लॉकडाउन ख़त्म होने लगा है तो कुछ नौकरियां उसमें से वापस भी आने लगी है। चलो 2 करोड़ वापस भी आ जाती है, 3 करोड़ वापस, फिर भी 9 करोड़ नौकरियां गई हैं। रोज़गार के हालात हमारे देश में पहले से ही बड़े ख़राब थे और अब तो और भी बुरा हाल हो गया है। नौकरियाँ मिलने वाली नहीं है। सरकारी, अभी मैं कल या परसों NDTV पे देख रहा था कि मुंबई में दो तीन हॉस्पिटल ने नॉर्थ MCD के, नॉर्थ BMC के, और दिल्ली में भी MCD के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स तक को सैलरी नहीं मिली है। जबकि डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टाफ का तो अभी सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। और डॉक्टर्स की न्यूज़ पे मैं खुद भी उस लाइन से जुड़ा हूँ तो ज़्यादा नज़र रखता हूँ। तो डॉक्टर्स तक को सैलरी नहीं मिली है। यानी सरकार के पास भी MCD का कहना है कि हम अपना जो हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, पता नहीं क्या क्या है, चालान है, पेट्रोल, पार्किंग का पैसा, ये सब हमारे पास नहीं आ रहा, हम सैलरी कहाँ से देंगे। मुंबई नगर पालिका का भी यही कहना है। तो सरकार के पास भी पैसा नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद है, बिजनेस बंद है, तो GST कलेक्शन नहीं हुआ सरकारी। तो अब सरकार जो अभी सैलरी देने की हालात में नहीं है, वो आगे नए लोगों को नौकरियाँ दे, संभव नहीं है। प्राइवेट डिपार्टमेंट्स का भी हालात बंद है। जब तक बिजनेस की हालत नहीं सुधरेगी और जो इतने 3 महीने में जो घाटा हो गया उसको पूरा करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कंपनीज़ के पास नौकरी में छटनी। नौकरी में छटनियाँ करेंगे। जो स्टाफ है वो आधी सैलरी पे, कोई 75% पे, कोई 35% पे काम कर रहा है। जो भी नई एक आध हायरिंग होगी जहाँ तहाँ, उसमें भी लोगों को जहाँ पे 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए वहाँ पे 10,000 मिलेगी। तो नौकरियाँ नहीं हैं। फिर भी लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, नौकरियों के लिए पागल हैं। हम कितने टाइम से बोल रहे हैं हमारे साथ काम करो, काम करो, काम करो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चलिए कोई बंदा है, मान लीजिए कि कोई बंदा है सामने जो वो ये वीडियो देख रहा है और वो नौकरी ढूंढ रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही नौकरी, तो नौकरी नहीं मिल रही। आगे भी मान लो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक उसको नौकरी नहीं मिलती, तो वो खाली बैठा रहे, इसमें उसका फ़ायदा है, या हमारे साथ काम कर ले, इसमें उसका फ़ायदा है। ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती लोगों के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आज जो मैंने मैसेज सर्कुलेट किया था, मैं उस मैसेज की बात करूंगा कि मैंने क्या मैसेज सर्कुलेट किया था। और इस मैसेज में मैंने थोड़ा सा हार्श होकर के वर्ड्स लिखे थे और शायद कुछ लोगों को ये बुरा भी लगा हो, लेकिन आई डोंट माइंड, क्योंकि जो मैंने मैसेज में लिखा था, क्या आप नौकरी के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप लोगों ने अपने आप से कभी पूछा, जो भी भाई बंधु नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपको भगवान ने आदेश दे करके, कोई चिट्ठी दे करके, कोई लेटर, अथॉरिटी लेटर दे के भेजा है कि आप नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो, आप नौकरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अमीर बनूं, बहुत ज़्यादा पैसा हो, बड़ा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बहुत ऐशो आराम हो मेरे पास? कभी सोचा है, कभी दिमाग में ये सपना, क्या ख्याल आया है? ये कुछ सवाल पूछे थे मैंने जब मैसेज सर्कुलेट किया था। क्या आपको लगता है कि अगर ये सपना है, अगर ये सपना ही नहीं है, जैसी भी ज़िंदगी मिले, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी मिल जाए, जैसी भी ज़िंदगी मिले, अगर वैसी ज़िंदगी में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका सपना है बड़ी नौकरी, बड़ी आमदनी का, बड़ी इनकम का, बड़े पैसे का, बड़े घर का, बड़ी गाड़ी का, तो क्या आपको लगता है कि नौकरी से वो सपना पूरा हो पाएगा? दूसरे की नौकरी करके आप कभी अमीर बन पाएंगे? आप जिसके लिए काम करते हैं वो अमीर बनता है, काम करने वाला अमीर नहीं बनता। जिसके लिए लोग काम करते हैं वो अमीर बनता है। तो आप नौकरी करेंगे, आप किसी और के लिए काम करेंगे तो वो अमीर बनेगा। एक सवाल और मैंने नौकरी करने वाले या नौकरी ढूंढने वाले दोस्तों से पूछा है कि क्या आप अपने बारे में मान चुके हैं कि आप किसी और के अंदर नौकर बन के काम करने से बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते?
अगर आप ऐसा मान चुके हैं कि नहीं भैया मैं तो नौकरी करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मुझे दूसरे के अंदर नौकर बन के ही ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आप अपने बारे में ये मान चुके हैं तब तो फिर ये वीडियो आगे आपके लिए नहीं है। अगर आपने ये अपने आप को समझा लिया है कि भैया मेरी ज़िंदगी नौकरी में ही सीमित है, मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि मैं किसी दूसरे के अंदर नौकर बन के काम करूँ, तो ये वीडियो आगे आपके लिए नहीं, आपके मतलब का नहीं है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप इससे बेहतर कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आपके पास बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी भी हिम्मत है तो हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। ये मौका मुझे कैसे मिला, और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नौकरी के बारे में कर रहा हूँ, मैं भी पहले एक नौकरी करता था, लेकिन मुझ में और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। मैं भी पहले नौकरी, मैं गवर्नमेंट जॉब में था और फर्स्ट क्लास मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, सब कुछ था मेरे पास, पैसा, अच्छी सैलरी, ऐशो आराम, सुख सुविधा, ऑफिस में बहुत सारे जूनियर्स, मेरी सुनने वाले, मेरा आदेश मानने वाले, सब कुछ था मेरे पास, एक अच्छी खासी सेटल लाइफ थी। अब क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब की बात आप समझ सकते हैं कि कैसी लाइफ होती है। वो छोड़ के मैं इस काम में आया हूँ और मैं आपको वही काम बताने वाला हूँ, वही काम सिखाने वाला हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अब मैं इस काम में छोड़ के क्यों आया? आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो नौकरी वालों के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो, खुद भी आप सालों तक कई सालों तक नौकरी कर चुके हो। हाँ, मैं कर चुका हूँ, मैं कई सालों तक नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन मुझ में और जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। वो बेसिक डिफरेंस क्या है कि मैं कभी भी अपने बारे में ये बिलीव नहीं करता था कि मैं नौकरी करने के लिए पैदा हूँ। मैं कभी भी ये बिलीव नहीं करता था। मैं नौकरी कर रहा था, वो एक मेंटल ब्लॉक था। वो मेंटल ब्लॉक क्या था वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। मैं कभी भी खुश नहीं था नौकरी में। मैं हमेशा यही महसूस करता था कि मैं इससे बेहतर कुछ करने के लिए पैदा हूँ और मैं हमेशा मौके की तलाश में था। जैसे ही मुझे सही मौका मिला, मैंने फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया। लोग प्राइवेट नौकरी छोड़ने में भी डरते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया। किसी को डाउट हो आकर के मुझसे मिल सकते हैं, सबूत देख सकते हैं, जो मुझे जानते हैं उनको पता ही है। खैर, हुआ क्या था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं एक गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उस ज़माने में हमारे स्कूल में एक ट्रक जैसा वाहन आता था और उस पर पीछे पर्दा लगा होता था और पर्दे पे वो मोटिवेशनल मूवीज, अच्छी मूवीज़, धार्मिक फिल्में, देशभक्ति की फिल्में, ये सब दिखाया करते थे और स्कूल में भी जाते थे। तो हमारे स्कूल में, जब मैं हायर स्कूल में था, 9th या 10th में पढ़ रहा था, तो स्कूल में एक ऐसा ही ट्रक आया था जिस पे हम बच्चों को फिल्म दिखाई गई थी। उसमें एक मोटिवेशनल छोटी सी फिल्म थी। वो फिल्म ने मेरी सोच और मेरी ज़िंदगी बदली थी। उस फिल्म की स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद उससे आपकी भी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आए। वो स्टोरी ऐसी थी कि एक पोल्ट्री फार्म था जहाँ पे मुर्गियाँ पाले जाते हैं अंडे के लिए। पोल्ट्री फार्म था। उस पोल्ट्री फार्म में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक ईगल ने अपना घोंसला बना लिया। ईगल ने उसमें अंडे दिए और पोल्ट्री फार्म था तो चिकन्स तो रोज़ अंडे देती ही थी। तो ईगल का एक अंडा गलती से नीचे गिर गया और वो चिकन टूटा नहीं, चिकन के अंडों के साथ मिक्स हो गया। ईगल ने उस अंडे को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो ईगल पहचान नहीं पाई कि मेरा अंडा कौन सा है। तो उसकी वजह से जो मुर्गी के अंडों के बीच में ही वो अंडा रहा और मुर्गी ने ही उस अंडों को वो जो कहते हैं अंडों को सेते हैं वो किया। और चिकन का जब चिकन के बच्चे पैदा हुए उस अंडों से, तो उसके साथ साथ वो ईगल का बच्चा भी पैदा हुआ। तो वो बचपन से ही कुछ अलग था। वो बार बार अपनी मदर चिकन से पूछता था, वो बेबी चिकन अपनी मदर चिकन से पूछता था कि मैं अलग क्यों हूँ, मैं क्या चिकन नहीं हूँ? तो उसकी मदर चिकन बोलती थी नहीं तुम चिकन ही हो। और उसको चिकन की तरह ही बोलना, चिकन की तरह है जो शॉर्ट फ्लाइट्स, छोटी छोटी उड़ान लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं उड़ते, शॉर्ट फ्लाइट लेना। वो चिकन के बच्चों के साथ ही पलने लगा, बढ़ने लगा, उन्हीं की तरह वो कुकड़ू करके बोलता था और उन्हीं की तरह रहने लगा। लेकिन वो बचपन से ही आसमान में देखता था ईगल को उड़ते हुए बहुत ऊंचे, क्योंकि उसके साथ साथ उसके जो भाई थे, जो ओरिजिनल ईगल थे, जो बाकी जो अंडे ऊपर बच गए थे घोंसले में, उसमें से निकले थे, वो उड़ते थे। तो उनको देखता था उड़ते हुए, तो उसका भी बहुत मन करता था कि मैं ऊपर उड़ूं। अब वो अपनी माँ से, मदर चिकन से पूछता था कि क्या मैं उनकी तरह ऊपर नहीं उड़ सकता, मैं इतना ऊपर नहीं जा सकता था जैसे वो होवरिंग कर रहे, शान से उड़ रहे ईगल, मैं क्या वैसे नहीं उड़ सकता था? तो उसकी मम्मी कहती थी नहीं वो ईगल है, तुम चिकन हो, तुम छोटी उड़ान के लिए बने हो,
तुम बड़ी उड़ान के लिए नहीं बने हो, तुम छोटी उड़ान के लिए बने हो, तुम इतना नहीं उड़ सकते। उसको बचपन से ही ये बार बार सिखाया गया कि तुम चिकन हो, तुम छोटी उड़ान के लिए बने हो, तुम चिकन हो, तुम छोटी उड़ान के लिए बने हो। और ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। लेकिन वो बड़ी चिकन को, बड़े ईगल्स को ऊपर उड़ते हुए देखता था। एक बार ऊपर से बड़े ईगल ने उसको भी देखा, तो उसने देखा, जब तब तक वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उसने देखा, उसको पहचान में आया कि अरे ये तो ईगल जैसा लग रहा है। वो नीचे आया उस ईगल के बच्चे के पास, जो छोटा ईगल था उसके पास। तो वो छोटा बच्चा ईगल डर गया कि ये तो मुझे खाने के लिए आया है, क्योंकि जो ईगल होते हैं वो छोटी चिड़ियाओं को खा जाते हैं। तो वो डरने लगा, डोंट ईट मी, मुझे मत खाओ। तो जो बड़ा ईगल था उसने बोला, वाई वुड आई ईट यू, मैं क्यों खाऊंगा तुम्हें, तुम भी ईगल हो, मैं भी ईगल हूँ, क्यों खाऊंगा तुम्हें। तो उसने बोला, नहीं मैं ईगल नहीं हूँ, मैं तो चिकन हूँ। तो उसने उसको डांटा, नहीं तुम ईगल हो। उसने बोला, नहीं मैं चिकन हूँ। तो बोला, नहीं तुम ईगल हो, तुम उड़ सकते हो, तुम हमारी तरह उड़ सकते हो, देखो तुम्हारी शक्ल सूरत हमारे जैसी है, तुम हमारी तरह उड़ सकते हो। तो उसने बोला, नहीं मैं तो छोटी उड़ान के लिए बना हूँ, मैं तो यहाँ से वहाँ तक उड़ सकता हूँ, मैं इतना ऊपर नहीं उड़ सकता। तो उस बड़े ईगल ने उसको समझाया, तुम कोशिश तो करो। उसने बोला, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा। तो उस बड़े ईगल ने पूछा कि क्या तुम्हें ज़मीन पे ऐसे रेंगते हुए जीना पसंद है? क्या यही ज़िंदगी जीना चाहते हो तुम? या एक बार खुद को आजमा के देखना चाहते हो कि तुम ईगल हो या नहीं हो? एक बार कोशिश करोगे, शायद तुम गिर जाओगे, शायद तुम घायल हो जाओगे, लेकिन एक बार कोशिश करोगे तो आसमान को छू सकते हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम ईगल हो, तुम उड़ के देखो। उस बच्चे ने, उस चाइल्ड ईगल ने डरते डरते उड़ान भरी, और उसके बाद वो उड़ता चला गया और बाकी ईगल्स की तरह ही आसमान में वो परवाज भरने लगा, क्योंकि वो ईगल था। बस प्रॉब्लम ये थी कि बचपन से उसके दिमाग में डाला गया था कि तुम चिकन हो, तुम उड़ने के लिए नहीं बने। याद कीजिए, हम जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास लोग, उनके साथ क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है और पढ़ना लिखना शुरू करता है, तभी से उसके माँ बाप उसके दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यही डाला जाता है। आई एम श्योर आप सबके दिमाग में यही डाला गया होगा। किसी के मेरे माँ बाप ने भी नहीं कहा था, किसी के माँ बाप ये नहीं कहते कि अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो बड़े बिजनेसमैन नहीं बनोगे, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो बड़े कामयाब आदमी नहीं बनोगे, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे। किसी के माँ बाप ये नहीं कहते, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे। तो वो मेंटल ब्लॉक हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो। क्यों करो? क्योंकि अच्छी नौकरी करनी है। इन शॉर्ट, नौकरी करनी है। यानी बचपन से ही हमें घुट्टी की तरह पिलाया जाता है कि तुम तो पैदा ही नौकरी करने के लिए हो। हम उसके आगे सोचना ही बंद कर देते हैं। हम ईगल होते हुए भी चिकन की तरह जीना शुरू कर देते हैं। अपनी क्षमताओं को हम उभारने की कोशिश ही नहीं करते। हम कभी अपने आप से ये सवाल तक नहीं पूछते कि मैं जितना कमा रहा हूँ क्या मैं उससे ज़्यादा कमाने लायक हूँ? क्या आपने पूछा है कभी अपने आप से ये सवाल? ईमानदारी से आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने आप से ईमानदारी से सिर्फ इतना पूछना है कि मैं जो आज कमा रहा हूँ, मैं जो आज हासिल कर रहा हूँ, क्या मैं इसी लायक हूँ? क्या मैं इससे ज़्यादा के लायक नहीं हूँ? मैं अपने आप से पूछता था। मैं सोचता था कि ये लाख रुपए के आसपास मेरी सैलरी है, और हमारे फील्ड में जो गवर्नमेंट जॉब में सीनियर मोस्ट होते थे उनकी जो सैलरी होती थी, जब मैं रिटायर हुआ उस टाइम में लगभग, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो लगभग 2.5 लाख के करीब। तो मैं सोचता था कि मैं अभी लगभग 20 साल और नौकरी कर सकता हूँ। 20 साल अगर नौकरी करूँगा तो बीच में 2 पे कमीशन भी आएंगे और इंक्रीमेंट्स भी होगा। तो जो लोग अभी 2.5 लाख में रिटायर हो रहे हैं वो लगभग 4-4.5 लाख में रिटायर होंगे। यानी जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, पूरी उम्र निकल जाएगी, काम करने लायक नहीं रह जाऊंगा, तो 4-4.5 लाख रुपए की सैलरी पे रिटायर हो जाऊंगा। बुरी सैलरी नहीं है वो, बहुत अच्छी सैलरी है, 1 लाख बहुत अच्छी सैलरी है। लेकिन क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ? इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, अभी से कमा रहे हैं, महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, महीने का 20 लाख कमा रहे हैं, महीने का 50 लाख कमा रहे हैं, महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ भी कमा रहे हैं। क्या मेरी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं है कि मैं 1 लाख 1.25 लाख रुपए जो कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा कमा सकूँ? क्या मेरी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं है? मैं हमेशा अपने आप से पूछता था, क्योंकि मुझे हमेशा महसूस होता था
कि मैं चिकन नहीं हूँ, मैं ईगल हूँ। मेरी हैसियत इससे कहीं ज़्यादा है, मेरी उड़ान इससे कहीं ज़्यादा है, मैं कहीं ऊंचा उड़ सकता हूँ। और मैं मौके की तलाश में रहता था। लेकिन दो बातें मुझे पता चली, दो बातें, कि एक्टिव इनकम से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर वही बनता है जिसके पास पैसिव इनकम होती है। तो पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम तभी होती है जब आपके लिए कोई और काम करता है, कोई और काम करता है, तभी आपके पास पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का मतलब, एक्टिव इनकम क्या है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, महीने भर जाते हैं, आपको सैलरी मिल जाती है। आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है। नौकरी छोड़ दी, किसी भी वजह से छोड़ दी, बीच में छोड़ दी, रिटायरमेंट के बाद छोड़ दी, पैसा मिलना बंद। आप दुकान करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पेशेंट देखते हैं, आपको पैसा मिलता है। आप इंजीनियर हैं, आप काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइल्स करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो आपको पैसा मिलता है। आप दुकानदार हैं, दुकान खोलते हैं, पैसा मिलता है। जिस दिन दुकान नहीं खोलेंगे, एक दिन के लिए नहीं खोलेंगे, एक दिन कमाई नहीं आएगी। 10 दिन के लिए नहीं खोलेंगे, 10 दिन के लिए कमाई नहीं आएगी। परमानेंट बंद कर देंगे, परमानेंट कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन पैसिव इनकम क्या है? जब आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम करने लायक नहीं है, आपने काम टेम्परेरी बंद किया, आपने काम परमानेंट बंद कर दिया, तो भी आपके पास इनकम आती रहे, वही है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम सिर्फ दो लोगों के पास होती है, जिनके लिए कोई और काम करता है या कुछ और काम करता है, या जिनको रॉयल्टी मिलती है। कोई और काम करता है, यानी आपका स्टाफ है, आपका एम्प्लॉई है, आपका सर्वेंट है, वो आपके लिए काम करता हो, या आपके पास बहुत पैसा हो, वो आपके लिए काम करता हो। पैसा भी काम करता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस पर उनको इंटरेस्ट आता रहता है, तो पैसा काम कर रहा है आपका, तो आपको पैसिव इनकम आ रही है। या आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे लगा दी, आपको रेंट आ रहा है, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए काम कर रही है। या आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपके पास बहुत बड़ा मैन पावर है, वो मैन पावर काम कर रहा है, उससे आपको इनकम आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। रॉयल्टी तो आप सब जानते हैं कि एक बार कोई काम करो और जब जब वो काम रिपीट हो, आपको उसका पैसा है। जैसे सिंगर्स एक बार गाना गाते हैं, लता मंगेशकर ने एक गाना कब गाया होगा, वो गाना अभी भी कोई रेडियो स्टेशन, कोई टीवी चैनल बजाएगा, उनको रॉयल्टी जाएगी। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखी थी, अभी भी राहुल गांधी को शायद उसकी रॉयल्टी आती है। तो राइटर्स, साइंटिस्ट, सिंगर्स, इस तरह के लोगों को रॉयल्टी आती है। एक काम ऐसा है जिसमें ये दोनों ही मिलते हैं, बात करेंगे उसके बारे में, वही बताऊंगा मैं आपको। तो मैं अपनी कहानी बता रहा था, मैं इस मौके की तलाश में था, तो मुझे लगा कि बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि पैसा सिर्फ बिजनेसमैन के पास है, एंटरप्रेन्योर के पास है। नौकरी करने वाले के पास पैसा नहीं, नौकरी करने वाले के पास पैसा नहीं होता। ये बात तो समझ में आ गई और ये बात सारी दुनिया मानती है, किसी को इसमें बहस हो ही नहीं सकता कि पैसा अमीर बिजनेसमैन ही होता है, नौकरी करने वाला नहीं होता। अब ये था कि बिज़नेस करना शुरू किया जाए, लेकिन बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं था, इसलिए बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। बहुत सारा पैसा चाहिए बिज़नेस करने के लिए, बहुत सारा इन्वेस्ट। दूसरा डर, नौकरी छोड़ दूँ, इतनी सैलरी है, वो चली जाएगी, और अगर बिज़नेस नहीं चला, क्योंकि बिज़नेस फेल भी होता है, तो मतलब दोनों तरफ से गए, गफलत में दोनों गए, माया मिली न राम वाली हालत हो जाएगी। तो ये बात का डर भी था कि नौकरी कैसे छोड़ दूं, जब तक बिज़नेस सेट नहीं हो जाता नौकरी कैसे छोड़ दूं, जब तक नौकरी छोड़ूंगा नहीं, बिज़नेस को टाइम नहीं दूंगा, तब तक बिज़नेस सेट कैसे होगा। तो मैंने अपने कुछ कलीग से, कुछ फ्रेंड्स से, अपने प्रोफेशन के लोगों से डिस्कस किया इस चीज़ को। सब ने मेरे को यही बोला कि यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, सलाह सभी देते, लेकिन मेरे साथ एक जॉइंट वेंचर में काम करने को तैयार कोई नहीं था। हमने सोचा कोई क्लिनिक खोल लेते, कोई नर्सिंग होम खोल लेते, कोई कुछ भी अपना स्टार्टअप डालते हैं। जॉइंट वेंचर में काम करने को कोई तैयार नहीं था, वही रिस्क जोन में कोई जाना नहीं चाहता था। अब क्या किया जाए, बिजनेस काम करना अकेले शुरू करूं, इसके लिए कोई पैसा नहीं है, पार्टनर कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि कोई रिस्क इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हो रहे थे, लेकिन रिस्क उनका नहीं, इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें तो हमारा पैसा लौटा देना। तो इस तरह से मैं बहुत सालों तक नौकरी करता रहा, क्योंकि मुझे अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं नौकरी में कभी खुश नहीं था, मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ मिले जहाँ पे मैं उतना कमा सकूँ जिसके मैं लायक हूँ, उतनी ऊंचाई तक जा सकूँ जितनी उड़ान भरने की ताकत मेरे पंखों में है। नौकरी में वो नहीं होता। नौकरी में आपका जो एम्प्लॉयर है, जिसने आपको नौकरी दी हो, सरकार हो या कोई प्राइवेट एजेंसी हो या कोई बंदा हो, वो डिसाइड करेगा आप किस लायक, आप नहीं डिसाइड कर सकते। मैं अपनी ज़िंदगी, अपना फॉर्च्यून खुद लिखना चाहता था, अपना पे आउट चेक खुद लिखना चाहता था, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहता था। मैं हमेशा से इस सोच का आदमी रहा हूँ।
तो ढूंढते 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 मुझे एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ बातें समझ में आई। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ फैक्ट्स समझ में आए जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स ये थे कि पहला फैक्ट ये था कि इस इंडस्ट्री ये बिज़नेस है, ये जॉब नहीं है। ये मुझे पता चला कि ये अपना बिज़नेस है। आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, आप खुद का भी बिज़नेस कर सकते हो, दूसरों को भी काम करने का मौका देते हो, पैसा कमाने का मौका देते हो, तो यू कैन बिकम ट्रू एंटरप्रेन्योर। यानी कमाने की पहली जो सीढ़ी है कि आपके लिए दूसरे काम कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, अमीर बनने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो पैसिव इनकम और दूसरा रॉयल्टी। यानी कमाने की जो पहली शर्त है पैसिव इनकम, वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है कि दूसरे आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तब आप अमीर बनते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, तो दूसरे आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा रॉयल्टी। एक बार जब आपने काम किया, एक बार आपने उसको किसी को काम दिया, ऐसे करके एक बार करके, जब भी आप टीम बनाते हैं, टीम में आपके 10 लोग हों, 50 लोग हों, 100 लोग हों, उन सबको आप एक ही बार काम देते हैं, लेकिन वो जब तक काम करते हैं तब तक आपको पैसा आता है, वो रॉयल्टी है। तो ये रॉयल्टी आती है इसमें, क्योंकि वो आगे काम करते जाते हैं, आपको पैसा आता जाता है। जितनी बार वो काम करते हैं पैसा आता है। यानी आपने एक बार किसी को एम्प्लॉयमेंट दी, एक बार किसी को काम सिखाया, और वो काम आपको ज़िंदगी भर सालों साल पैसा देता रहता है। ये प्लेटफॉर्म तो मुझे मिल गया, ये मुझे समझ में आ गया कि ये एक बिज़नेस है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें स्टार्टअप कॉस्ट है ही नहीं, बिल्कुल जीरो, नहीं के बराबर। स्टार्टअप कॉस्ट इतना मिनिमल, यानी रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ, शांति मिली कि चलो, मेरे पास मैं बिज़नेस करना चाहता था, मेरे पास पहली बड़ी समस्या थी कि भैया इतना पूंजी, क्योंकि मैं जब भी कोई ढंग का बिज़नेस के बारे में प्लान आउट करता था तो लगता था 40-50 लाख लगेगा, इतना पैसा नहीं था मेरे पास। तब मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला, मेरी पहली समस्या सॉल्व हो गई। मैं थोड़ा सा, मेरा मनोबल ऊपर बढ़ गया कि पहली समस्या पूंजी नहीं लगानी, तो दूसरी समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई, रिस्क खत्म हो गया। अब तीसरी समस्या थी, जो मुट्ठी में बंद है उस मुट्ठी को कैसे खोलें। जो मेरे पास जॉब है उसको छोड़ने का रिस्क कैसे। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिन लोगों के पास जॉब है उनका ये डर तो समझ में आता है, क्योंकि वो डर मैंने भी फेस किया। जिनके पास अभी जॉब नहीं है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको किस बात का डर है। वो तो ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, खोने को क्या है। खो क्या रहे हो आप, पैसा आप लगा नहीं रहे हो, कर कुछ आप रहे नहीं हो। जो भी टाइम है, टाइम ही लगाओगे, टाइम तो ऑलरेडी आप वेस्ट ही कर रहे हो। जो भी आपके पास टाइम है, तो आपके पास खोने का क्या है, आपको क्या डर है। मेरे को तो डर था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। फिर मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, जॉब के साथ भी काम कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं तो फुल टाइम करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ करें, अगर आप वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ करें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के साथ करें, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर के काम के साथ करें, आप रिटायर्ड हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। फिर मेरे पास ये था कि मेरे पास जो डिग्री है उस डिग्री वालों के लिए इस इंडस्ट्री में काम है या नहीं। तो मुझे पता चला इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए किसी डिग्री की डिमांड ही नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मेरा मनोबल इतना ऊंचा चला गया कि मुझे जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो प्रॉब्लम्स थी, अमीर बनने के लिए बिजनेस करना है, अमीर बनने के लिए पैसिव इनकम चाहिए, सब कुछ मिल रहा है। और बिजनेस करने में जो प्रॉब्लम्स थी, पूंजी लगानी पड़ रही है, रिस्क है, नौकरी छोड़ने की प्रॉब्लम है, नौकरी छोड़ने की हिम्मत कैसे करूं, कल को बिजनेस नहीं चला तो वो सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। पूंजी लगानी नहीं है, रिस्क खत्म हो गया, नौकरी छोड़ना नहीं है, मुझे नौकरी के साथ पार्ट टाइम में कर सकता हूँ, करके देखता हूँ कैसा होगा। मैंने डिसाइड किया करना है। फिर भी मैंने थोड़ा सा लोगों से सलाह लेने की कोशिश की, तो एक बात और गजब की हुई, यह भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिससे भी मैंने सलाह लेने की कोशिश की, उससे पूछा कि ऐसे ऐसे मैं एक डायरेक्ट सेलिंग, अरे ये सब कुछ नहीं होता, फालतू की चीज़ है, ये चेन बनाने का काम है, ये बंदे जोड़ने का काम है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, कुछ नहीं होता, इससे कोई अमीर नहीं बनता। तो मेरे को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। मेरा जो मनोबल यहाँ चढ़ा हुआ था, फुश यहाँ आ गया।
क्योंकि मैंने 4, 5, 7, 10 लोगों से पूछा, सबने यही जवाब दिया, कह रहे ये तो चेन बनाने का काम है, ये बंदे जोड़ने का काम है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, इसमें कोई सक्सेसफुल नहीं होता, बेवकूफ़ बनाते हैं, फालतू की कंपनी होती है, भाग जाती है, ये होता है वो होता है। छत्तीस तो मेरा जो मनोबल यहाँ चढ़ा हुआ था नीचे आ गया, सारी हवा निकल गई मेरी। चलो कुछ नहीं होता, बैठ जा। लेकिन वही कीड़ा, नौकरी नहीं करनी, दूसरे के अंदर में काम नहीं करना, नौकर बन के नहीं रहना, नौकर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। वो कीड़ा शांत नहीं बैठा। 2-3 महीने में शांत रहा, फिर ऑफिस में झगड़ा हुआ, फिर से कीड़ा जागा, फिर से कीड़ा काटा। मैंने कहा नहीं, गूगल करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, कुछ सक्सेसफुल लोगों के नाम सर्च किए, उनके बारे में पढ़ा, उनमें से 1-2 से बात की, तब पता चला, उन्होंने बताया कि बोला कि जिन लोगों ने आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में गलत बताया है, उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया है तो सीखा कितना है। मैं पहुंच गया। जिन लोगों ने मेरे को बोला था कि ये कुछ नहीं होता, ये है बंदे बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, तो उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मुझे एक सवाल भी दिया था, वो सवाल भी मैंने उन सबसे पूछा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने उनसे पूछा आपने कभी किया है? तो मैंने टोटल 7 लोगों से पूछा, 7 में से 5 ऐसे थे जिन्होंने कभी किया नहीं था, सुनी सुनाई बात बोल रहे थे। तो बोला नहीं, मैंने तो किया नहीं, किसी और ने मुझे बताया था, फलाने ने किया था, मेरे रिश्तेदार ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, ऐसे बोला। तो मैं समझ गया कि ये गड़बड़ आदमी है, इसकी बात पे भरोसा नहीं। 2 लोगों ने जिन्होंने बोला कि हाँ मैंने किया था। मैं कौन सी कंपनी, मैंने कंपनी का नाम पूछा। फिर मैंने पूछा आपने कितना सीखा? बोला 1-2 ट्रेनिंग में गया, लेकिन वो हर ट्रेनिंग में एक ही बात सिखाते हैं। बोला काम कितना करना था? तो काम भी एक ही करना था। मैं कहा जब एक ही काम करना है तो एक ही बात सिखाएंगे हर ट्रेनिंग में। तो जब मैंने ट्रेनिंग में जाना छोड़ दिया। अच्छा आपने ट्रेनिंग ही नहीं ली? बोला नहीं, मुझे लगा मुझे आता ही है। मैंने कहा जब आपको लगा कि आपको आता ही है तो आप फेल कैसे हो गए? बोला नहीं कोई सक्सेसफुल। मैंने कहा मैं उसी कंपनी के इस बंदे से मिल के आया हूँ, वो तो सक्सेसफुल है। अरे सब ऐसे ही बोले। मैंने कहा भाई साहब मैं उसके घर जाके आया हूँ, उसके पास ऑडी है, ऑडी का इंश्योरेंस भी झूठ बोलने वाला नहीं करा सकता, इतनी महंगी गाड़ी है वो। आपके पास तो मोटरसाइकिल है, तो आप ऑडी वाले को बोल रहे हो कि झूठ बोल रहा है। अगर वो ये काम नहीं होता, इस काम में पैसे नहीं है, तो उसके पास ऑडी कहाँ से आई, इतना बड़ा घर कैसे आया? दूसरे बंदे से मैं मिला, उसके पास भी 8-10 लाख की गाड़ी है, अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर रहा है। एक बंदे से मिला, वो एप्पल का आईफोन लेके घूम रहा था। अगर ये काम नहीं चलता होता, आपके पास तो आईफोन नहीं है, आप तो ये नॉर्मल 8,000 का फ़ोन लेके घूम रहे हो। अगर ये काम नहीं चल रहा होता, आप जो काम कर रहे हो वही अच्छा चलता, तो उसके पास पैसा ज़्यादा कहाँ से आया? हो सकता है वो लूटपाट करता हो, कोई इलीगल काम करता हो, कोई पुलिस में भी केस नहीं है उसके अगेंस्ट। फिर वो चुप हो गया। फिर मुझे लगा कुछ तो लोचा है, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कि ऐसा क्यों बोला जाता है। फिर मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए और सफल होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें। दूसरी शर्त है कि आप ज़रूरी ट्रेनिंग्स ज़रूर लें, सिस्टम का हिस्सा बन के रहें और सीखना कभी बंद ना करें। और तीसरी शर्त है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जिसके शुरुआत में इनकम कम आती है और टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आनी शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए इसमें पेशेंस रखना ज़रूरी है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनी ज़रूरी है, ट्रेनिंग्स लेना ज़रूरी है और पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंस को ऐसे समझाया गया था, वो जो मैंने गूगल पे पढ़ा था, एक वीडियो देखा था शायद, उसमें ऐसे समझाया गया था कि 2 तरह के किसान होते हैं। 2 तरह के किसान होते हैं। एक धान, गेहूँ, आलू, प्याज, गोभी, बैंगन, टमाटर ये सब की खेती करता है। वो फसल लगाता है, मतलब बीज लगाता है, खेत तैयार करता है, उस सब में खर्चा होता है उसका। फिर उसके बाद थोड़े दिन 2-4 महीने वो फसल की देखभाल करता है, उसमें मेहनत करता है, खर्चा करता है। उसके बाद उसका फसल तैयार हो जाता है, जो भी है, फल है, सब्जी है, अनाज है, वो तैयार हो जाता है, वो मंडी में बेच लेता है, उसको पैसा आ जाता है। ये है शॉर्ट टर्म वर्क, शॉर्ट टर्म इनकम, शॉर्ट इनकम। लेकिन एक दूसरा किसान होता है जो आम का बगीचा लगाता है, लीची का बगीचा लगाता है, सेब का बगीचा लगाता है, संतरे का बगीचा लगाता है। वो एक बार बगीचा लगाता है, मेहनत करता है, खर्चा करता है
और ये मेहनत और खर्चे का सिलसिला वो करता रहता है, साल 2 साल 3 साल। जब उसका बगीचा बड़ा होकर के पेड़ बनते तैयार होता है, उसके बाद उसको फल आना तैयार शुरू होता है, और वो 100 साल 200 साल जब तक वो पेड़, जब तक वो बगीचा रहता है, उसको अनलिमिटेड बड़ी इनकम आती है। शुरुआत में कुछ नहीं है। तो ये 2 तरह के किसानों में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस है कोई और रोजगार नौकरी करने वाले में और डायरेक्ट सेलर में। डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की इनकम धीरे धीरे शुरू होती है, और उसमें जो टीम बनाने के मामले में एक भ्रांति फैलाई गई थी कि जो चेन बनाने का काम है, बंदे जोड़ने का काम है, उसके बारे में भी बड़ा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था। अब वो चीज़ भी मैं उन 7 बंदों से वो चीज़ भी मैंने पूछी जो उन्होंने मुझे बोला था कि इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने। मैंने उनसे पूछा, आपकी बहन है? उन्होंने बोला हाँ। मैं, उनकी शादी हो गई है? उन्होंने बोला हाँ हो गई, मेरी भी बहन है, उनकी भी शादी हुई है। मैंने कहा अच्छा, तो आपके बहनोई की बहन है? तो बोला मतलब जीजा जी की सिस्टर है? बोला हाँ, जीजा जी की भी बहन है, उनकी शादी हो गई है। बोला हाँ, यानी आपके भी जीजा हैं और उनके भी जीजा हैं? तो बोला हाँ हैं। तो मैंने पूछा, आपके जीजा के जीजा आपके कुछ हुए या नहीं हुए? बोला हाँ, वो भी मेरे रिश्तेदारी में हुए। मतलब मैंने कहा मतलब ये रिश्तेदारी की चेन बनी है। बोलता रही, ये चेन क्या हुआ? ये तो रिलेशंस का सर्किल हुआ, ये तो रिलेटिव्स का ग्रुप हुआ, सर्किल हुआ। तो मैंने कहा कि जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं अपनी टीम बनाऊं, मान लीजिए मैंने राम सिंह को अपनी टीम में शामिल किया, और राम सिंह ने आगे अपनी टीम बनाई और उसने श्याम सिंह को शामिल किया, तो ऑटोमेटिकली श्याम सिंह भी मेरे टीम में हो गया। तो इसको आप बोलते हैं चेन बनाना, बंदे जोड़ना। तो अगर आपके जीजा जी ने एक जीजा जी बनाया, आपने अपनी सिस्टर की शादी की और आपको जीजा मिले, आपको बहनोई मिले, और उन्होंने अपनी बहन की शादी की तो उनको बहनोई मिले, तो इसको आप रिश्तेदारी की चेन बनाना क्यों नहीं बोलते? तो चुप हो गए। मैं कहा चलिए इसको दूसरी तरह से समझते हैं। आपके दादाजी होंगे? बोला हाँ। मैं, उनके भी दादाजी होंगे? बोला हाँ, यानी आपके परदादाजी के बेटे थे, उनको अपना वंश आगे चलाना था तो उन्होंने एक बेटा पैदा किया। बोला हाँ। मैंने कहा फिर आपके दादाजी को भी अपना वंश आगे चलाना था, उन्होंने भी बेटा किया। फिर आपके पिताजी को वंश आगे चलाना था तो उन्होंने आपको पैदा किया। तो बोला हाँ। तो मैंने, इसका मतलब आपके खानदान में बेटों की चेन बनाई गई है। बोलते नहीं नहीं, ये तो वंश बेल है। मैंने कहा यही काम डायरेक्ट सेलिंग में चेन क्यों है? फिर बंदे जोड़ना है क्यों आपके खानदान में? इसका मतलब बेटे जोड़े गए हैं। एम आई राइट? बेटे जोड़े गए हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई अपनी टीम बना रहा है और वो टीम वाला बंदा आगे अपनी टीम बना रहा है, तो वो बंदे जोड़ना है। और जब एक बंदा अपनी वंश चलाने के लिए अपना बेटा पैदा करता है, उसका बेटा, फिर तो वो बेटे जोड़ना नहीं है। ऐसा क्यों? फिर वो चुप हो गए, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा और पूछूं? उन्हें हाथ जोड़ दे, तो रहने दे भाई। और वो 7 के 7 लोग आज मेरी टीम में, वो 7 के 7 आज मेरी टीम में मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो 7 लोग आज मेरी टीम में है, मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो गलतफहमियां हैं, ये तो दूर हो गई। ट्रेनिंग लेने के लिए मैं तैयार था, मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी थी, मेरी आंखें खुल चुकी थी कि एक साधारण आदमी को, जिसके पास एक बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, अमीर को और अमीर बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके पास बहुत पैसा होता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसको बहुत सारा इंटरेस्ट आएगा। वो प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे लगा सकता है, उसको बहुत सारा किराया आएगा। या वो नया बिजनेस खोल सकता है, नई फैक्ट्री डाल सकता है, उसके लिए हज़ारों लाखों लोग काम करेंगे। तो अमीर को अमीर बनाने के बहुत सारे साधन हैं। लेकिन एक आम आदमी को अमीर बनाने का एक ही साधन है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। अब ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया था और पढ़ाई की थी, तो उसमें मैंने देखा था कि अच्छी कंपनी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था, और बोला गया था कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिविटी का एक रीज़न ये भी है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी लोकल कंपनीज खुल जाती हैं जो फ्रॉड होती हैं, जो लोगों को लूटने के लिए आई होती हैं। कुछ दिनों तक वो आती हैं, लोगों से पैसा लेती हैं, बोलती है 1 लाओ 2 लगाओ, इतना लगाओ, तुम इतने लोगों से लगवा दो, इतना पैसा मिल जाएगा, इतने महीने तक इतनी सैलरी दे देंगे, ये सस्ता प्रोडक्ट है। वो हमेशा नए नए ऑफर्स देते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा लुभावने ऑफर्स देंगे, बहुत ज़्यादा इनकम का वादा करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान। एक बात बताइए, कोई भी बड़ी चीज़ आसान होती है क्या? कोई भी बड़ी चीज़ आसान होती है?
किसी को सिविल सर्विसेज IAS बनना, IAS की पढ़ाई आसान है क्या? मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसान है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कैलाश मानसरोवर, धार्मिक बात ही ले ले, कैलाश पास के मंदिर तक तो जाना बहुत आसान है, कैलाश मानसरोवर जाना आसान है क्या? छोटी झोपड़ी बनाना या छोटा सा टेंट लगाना तो बहुत आसान है, बड़ा महल बनाना आसान है क्या? कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बहुत बड़ी चीज आसान नहीं हो सकती। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा पैसा देता है, इसमें आदमी लखपति करोड़पति बन सकता है। तो क्या ये आसान होगा? हो सकता है कि आसान, अगर आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता, क्योंकि इसको तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो अगर ये आसान होता तो सारे करोड़पति बन जाते, तो ये आसान नहीं होता। लेकिन जो फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जो भी आपके पास आसान ऑफर लेके आ जाए, समझ लीजिए ये फ्रॉड है। उनका आसान ऑफर देने का मतलब ही इतना होता है कि आदमी जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसको आपके पैसे लगवा के भागना होता है। सिंपल सी बात। अगर मुश्किल होगा तो कम लोग ज्वाइन करेंगे, तो कम पैसे लेके भाग पाएगा वो। आसान दिखाएगा तो ज़्यादा लोग लालच में फंसेंगे, ज़्यादा पैसे लेके भाग पाएगा वो। डायरेक्ट सेलिंग आसान नहीं है, सिंपल है, आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, सिंपल काम है, लेकिन आसान नहीं है। मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मेहनती लोगों को सफलता मिलती है। रातों रात, मैंने पहले ही बोल दिया, ये रातों रात अमीर बनाने, बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी, आपको बोलेगी 1 साल में आपकी इनकम 1 करोड़ हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं। ये सब फ्रॉड लोकल कंपनीज करती है। कुछ कंपनीज आ जाएंगी सस्ते प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का एक लेजिटिमेट तरीका है, एक लीगल तरीका है। वो सस्ते प्रोडक्ट लेकर के आ जाएंगी, आप इस लालच में फंसेंगे कि सस्ता है तो ज़्यादा बिकेगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, नहीं होगा। वो फंसाने के लिए है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कोर ही है क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स सिंस मार्केट में अगर उसको दुकानदार बेचेगा तो वो कस्टमर को समझाने में इतना टाइम नहीं देगा, और क्वालिटी प्रोडक्ट बिना समझे हुए कोई कस्टमर खरीदेगा नहीं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बनाया गया, ताकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसका वर्ड ऑफ माउथ से एडवर्टाइजमेंट हो। बिजनेसमैन भी सेफ, कस्टमर भी सेफ, डायरेक्ट सेलर भी सेफ। इसलिए वो ट्रेडिशनल तरीके से दुकानों में नहीं बेचा जाता। जो भाव पे दुकान में सामान बिक रहा है वही भाव पे अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी बिकेगा तो वो कंपनी दुकान में ही क्यों नहीं बेच लेगी? डायरेक्ट सेलर को क्यों कमीशन देगी? तो कोई कंपनी सस्ते प्रोडक्ट का लालच देके आ रही है, सावधान हो जाइए, फ्रॉड भाग जाएगी। बोलेगी मार्केट से भी सस्ता। भाई तुम मार्केट से सस्ता भी दे रहे हो तो या तो तुम क्वालिटी खराब दे रहे हो या फिर तुम भागोगे, पक्की बात। 2 साल 3 साल 4 साल चलेगी, भाग जाएगी। तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो समझने को जरूरी होती है। फिर मैंने ढूंढ के एक कंपनी सर्च की। इस कंपनी को जब मैंने ज्वाइन किया तो 21 साल हुए थे, आज के डेट में 25 साल हो चुके हैं। तो भागने का तो चांस नहीं। ग्रोथ की अगर बात करें तो ये कंपनी आज के डेट में 196 देशों में बिजनेस कर रही है, 196 कंट्रीज में। तो ग्रोथ कितनी की है? सिर्फ 25 सालों में 196। आज तक कोई कंपनी नहीं पहुंची। ये कंपनी हेल्थ केयर के फील्ड में काम करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कोई भी टाइम हो, लड़ाई शुरू हो जाए, स्लो डाउन आ जाए, इकोनॉमी बंद हो जाए या कोरोना तक हो जाए, सब कुछ जिसमें बंद हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री उसमें भी चलती रही। हमारा बिजनेस उसमें भी चलता रहा, क्योंकि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब तक दुनिया में इंसान रहेंगे तभी तक हम आप रहेंगे, तभी तक इनकम चाहिए, तभी तक बिजनेस चाहिए। तो जब तक दुनिया में इंसान चलेंगे और कोई इंडस्ट्री रहे ना रहे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री से बड़ी हो चुकी है इंडस्ट्री, और कोई इंडस्ट्री रहे ना रहे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो रहेगी। कल को हो सकता है दुनिया में फ्यूल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, ऑल्टरनेटिव फ्यूल ना आए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गई। कल को हो सकता है साउंड पोल्यूशन इतना हो जाए, लोगों के कान के पर्दे इतने वीक हो जाए, म्यूजिक इंडस्ट्री गई। रेडिएशन के बढ़ने की वजह से मोबाइल लोग यूज़ करना छोड़ दें, मोबाइल इंडस्ट्री गई। हेल्थ केयर इंडस्ट्री कभी नहीं जाएगी, कभी जा ही नहीं सकती। जब तक दुनिया में इंसान है हेल्थ केयर इंडस्ट्री रहेगी। तो इसका काम हेल्थ केयर का, ये सदाबहार इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनीज में से एक है, 25 सालों से काम कर रही है, इसलिए इसके भागने का भी कोई चैन नहीं, पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी है, वेल इस्टेब्लिश्ड। आपको कुछ हो जाए तो हो जाए, कंपनी को कुछ नहीं होगा। उसके बाद
ये कंपनी आपको काम का क्या ऑप्शन देती है? ये कंपनी बनाती है कुछ मशीनें, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स, थेरेपी लेने के और जांच करने के। उन मशीनों से बहुत सारी बीमारियों की जांच हो सकती है, बहुत सारी बीमारियों को होने से रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और बहुत सारी बीमारियां अगर हो गई तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स बनाती है और कुछ न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन बनाती है। इन सारी चीज़ों की मदद से 200 से भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ का समाधान किया जा सकता है और लगभग 600 हेल्थ इश्यूज़ को होने से रोका जा सकता है। तो अब ये बात होगी, ये है, अब इसमें आपका क्या रोल होने वाला है? इसके अलावा कंपनी कुछ पर्सनल केयर और होम केयर की भी चीज़ें बनाती है जो आपको बीमार होने से बचाती है। ऑब्वियसली ये तो आप भी मानेंगे कि बीमार होके इलाज कराने से अच्छा है कि बीमार होने से बच जाया जाए, बीमार हुआ ही ना जाए। तो कंपनी का फोकस भी उस पर ज़्यादा है। कंपनी का जो मोटो है वो है 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ। सारे नेचुरल थेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं, इसलिए उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सारे मेडिसिन सप्लीमेंट्स हर्बल हैं, इसलिए उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं, नॉन सर्जिकल, कोई ब्लीडिंग नहीं, सारा ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल। तो अब इसमें आपका क्या रोल है? अब ये चीज़ भी मैंने रिलेट किया था उस समय जब मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था कि क्या काम करूं। तो मैं ये भी थोड़ा 2 मिनट शेयर करना चाहूँगा कि हर इंसान मुझे ये बोलता था, यार तेरी फर्स्ट क्लास नौकरी तो है, तो क्यों पंगे में पड़ा हुआ है? तेरी फर्स्ट क्लास इनकम आ तो रही है, तो क्यों पंगे में पड़ा हुआ है? तो एक चीज़ मुझे रिलेट करती थी और इसलिए भी मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पसंद आई। मैं उस टाइम में सोचा करता था कि यार सलमान खान भी बहुत कमाता है, फिल्में तो उसकी बहुत चल रही है, फिर क्यों वो प्रचार के पीछे पागल हुआ पड़ा है? अक्षय कुमार भी बहुत कमाता है, फिर भी वो प्रचार कर रहा है, फिल्मों से तो वो बहुत कमाता है। सचिन तेंदुलकर उस समय खेलते थे, अब तो खैर रिटायर हो गए हैं। जब मैं ये सोचा करता था तब की बात बता रहा हूँ। तो ये इतना क्रिकेट में कमा रहे हैं, फिर भी प्रचार करते हैं, क्यों करते हैं? धोनी इतना क्रिकेट में कमा रहे हैं, फिर भी प्रचार करते हैं, क्यों करते हैं? इतना पैसा पूरा नहीं पड़ता उनको। तो जिस भी फील्ड में मैं देखा, बॉक्सर्स को देखा, विजेंद्र सिंह को देखा प्रचार करते हुए, क्रिकेटर को देखा, फिल्मकारों को देखा, गाना गाने वालों को देखा, जावेद अख्तर भी प्रचार करते हैं, हीरोइन, हीरो, सबको देखा प्रचार करते हुए। मैंने कहा कुछ तो बात है ये प्रचार में कि जो लोगों के पास बहुत पैसा है, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो भी प्रचार करके कमा रहे हैं, कुछ तो बात है। फिर मैंने थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के बारे में पता किया, तो पता चला कि कोई भी प्रोडक्ट जब बिकता है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा प्रचार में खर्च होता है। प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का, रॉ मटेरियल का, प्रोडक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारा कुछ मिला के 40 से 50% होता है। 50 से 60% उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है। सोचिए, यानी प्रचार इंडस्ट्री में काम करने वाला सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो मैं चाहता था किसी तरह से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में घुस सकूं, लेकिन जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है उसके हिसाब से मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, डिग्री नहीं थी, और ना ही कोई मैं बहुत बड़ा स्टार था, ना कोई सेलिब्रिटी था कि मुझे कोई टीवी पे लेकर के प्रचार कराएगा। तो बाद में मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी काम करने वालों को जो पैसा मिलता है वो प्रचार करने का ही पैसा है। यानी इसके प्रोडक्ट पे भी जो 50-60% एडवर्टाइजमेंट का बजट होता है वो दिया जाता है, क्योंकि हमारा काम है एडवर्टाइजमेंट करना। यानी जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, टीएंस इंटरनेशनल की, कंपनी का नाम है टीएंस इंटरनेशनल, कंपनी की वेबसाइट है www.tianxindia tianxindia.co.in। तो ये कंपनी जो है, ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हेल्थ इश्यूज़ में काम करते हैं, सभी तरह के हेल्थ इश्यूज़ में के लिए प्रोडक्ट्स हैं इसमें, और पर्सनल केयर और होम केयर की भी चीज़ें हैं, उनका आपको प्रचार करना है। कंपनी क्या करती है, टीवी पे कंपनी दुकानों में, ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं बेचती। जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट दुकानों में नहीं बिकते। कंपनी के अपने ऑफिस में, या कंपनी के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, या कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, उनके थ्रू ही बिकते हैं। और हमारा ही काम है प्रचार करना। कंपनी टीवी पे प्रचार नहीं करती, कंपनी अखबार में प्रचार नहीं करती। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी अखबार में, टीवी पे, ये ट्रेडिशनल तरीकों से प्रचार नहीं करती। हमारा काम है प्रचार करना, और हमारे प्रचार से जितना भी कंपनी की सेल होती है उसमें एक बंधी हुई हमारी कमीशन होती है, जो हमारे लेवल के साथ साथ बढ़ती रहती है। टीएंस में ये 25% से स्टार्ट होता है और 50, 55, 60% तक जा सकता है। तो ये तो एक्टिव इनकम होगी।
ये तो एक्टिव इनकम हो गई। इसमें अनलिमिटेड इनकम कहाँ हुई, लाखों की करोड़ों की बात कहाँ हुई। एक दिन में इंसान कितना प्रचार कर लेगा, या मैं जितना करूँगा उतना ही पैसा आएगा ना, मैं जितना करूँगा उतना ही पैसा आएगा ना। तो ये तो उनके लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो एक्टिव इनकम चाहते हैं, जिनको चेन बनाना अभी भी, जिनका मेंटल ब्लॉक नहीं खुला है और जिनको ये काम चेन बनाने का लगता है, वो ना करें, यहीं पे रुक जाए। कंपनी ज्वाइन करें फ्री में। कंपनी ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लेती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। पहले ही क्लियर कर दूं, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी नाम पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री, बिल्कुल फ्री है। अब फ्री में ज्वाइन करें। अब आपके दिमाग में आएगा किसको प्रचार करूं, किसको प्रोडक्ट के लिए बोलूं, कहां बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है, घर पे रह के काम कर सकते हैं। कोई टारगेट्स नहीं है, यानी आप 1 घंटा काम करना चाहते हैं 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा करना चाहते हैं 2 घंटा कीजिए, 8 घंटा करना चाहते हैं 8 घंटा कीजिए, 12 घंटे रोज करना चाहते हैं 12 घंटे कीजिए। इससे ज़्यादा काम करना रोज सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हफ्ते में 2 दिन करना चाहते हैं 2 दिन कीजिए, हफ्ते में, आपकी मर्जी है, आप अपने मर्जी के मालिक हैं। जो मैं बनना चाहता था, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों, तो आपकी मर्जी है, आप जितना काम कीजिए। एक तो ये प्रचार करना है प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की सर्विसेज के बारे में, क्या क्या कंपनी हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उसके बारे में। दुनिया में लोग परेशान हैं हेल्थ प्रॉब्लम से, लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपके थ्रू उन्हें सॉल्यूशन मिलेगा, आपके थ्रू वो कंपनी से सॉल्यूशन लेंगे, और सिंस आपके थ्रू लेंगे यानी आपके प्रचार से कंपनी के पास पैसा हुआ, कंपनी की सेल्स हुई, तो कंपनी आपको आपके लेवल के हिसाब से कमीशन देगी। ये तो हुई एक इनकम, एक्टिव इनकम। दूसरी इनकम है कि आपको इसमें टीम बनाने का ऑप्शन मिलता है, टीम लीडर बनने का। कुछ लोग चाहे तो डायरेक्ट टीम लीडर से भी शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन है। कुछ लोग चाहें तो पहले सेल्स प्रमोटर, सेल्स एडवर्टाइजर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने, उसके बाद टीम लीडर बने। कुछ लोग दोनों काम साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सारा आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें वैसे कीजिए। डायरेक्ट टीम लीडर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन है। जिसने आपको ये वीडियो दिखाया है, जिसने भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है, उनको जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, फ्री रजिस्ट्रेशन, तब उनको आप बताइए कि मुझे डायरेक्ट टीम लीडर से स्टार्ट करना है। उसका तरीका वो बता देंगे। उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग मिलेगी आपको कि टीम लीडर का क्या काम होता है। टीम लीडर का क्या काम होता है कि आपको अपने अंदर टीम बनानी। वो टीम का साइज क्या होगा, अब जब तक कम से कम 2 लोग ना हो, अकेले से तो टीम नहीं होती ना, कम से कम 2 लोग तो चाहिए टीम में। तो 2 लोग तो कम से कम चाहिए। उससे ज़्यादा आप जितनी बड़ी टीम 2 की बनाना चाहे, 4 की बनाना चाहे, 8 की बनाना चाहे, 10 की बनाना चाहे, 100 की बनाना चाहे, 1000 की बनाना चाहे, आपकी मर्जी है। कोई मंथली टारगेट्स नहीं है। हर महीने 2-2 बनाते जाइए, हर महीने 4-4 बनाते जाइए, हर महीने 5-5 बनाते जाइए, हर महीने 1-1 बनाते जाइए। जो भी आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, जो भी आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन कराना और उसको सिखाने के लिए सिस्टम से अटैच करना। थोड़ा आपको भी सिखाना है और बाकी उसको सिस्टम सिखाएगा। जिस सिस्टम से आप सीख रहे हैं उसी सिस्टम से उसको सीखने के लिए अटैच करना, उसको वो सिस्टम समझाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये काम एक बार करेंगे, वो ज़िंदगी भर काम करेगा और आपको उसके काम पे ज़िंदगी भर पैसा आएगा। जी हाँ, आपकी टीम के मेंबर्स कंपनी के लिए जो सेल करवाएंगे उसके ऊपर भी आपको कमीशन मिलेगा 5%। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद अब आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आपने टीम बना ली, तो ऑब्वियसली जो आपकी टीम में, जैसे मैंने क्या कहा, आपकी सिस्टर है, आप उनकी शादी करवाएंगे क्योंकि दुनिया करवाती है। तो क्या आपके जो बहनोई होंगे, आपके जो जीजा जी होंगे, वो अपनी सिस्टर को कुंवारी छोड़ देंगे? नहीं, वो भी अपनी सिस्टर की शादी कराएंगे। आप अपना वंश बढ़ाने के लिए बेटा पैदा करेंगे, क्या आपका बेटा अपना वंश बढ़ाने के लिए बेटा नहीं पैदा करेगा? तो उसी तरह आप अपना इनकम बढ़ाने के लिए टीम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी टीम में जो शामिल हुआ है उसको भी ज़्यादा इनकम चाहिए भाई, उसको भी अनलिमिटेड इनकम चाहिए, उसको भी पैसिव इनकम चाहिए। वो भी अपनी टीम बनाएगा, आप नहीं बनाएंगे, वो बनाएगा। आप उसको सिखाएंगे, आप उसको हेल्प करें, क्योंकि आपने टीम बनाई है, आप सीख गए हैं। अब आप उसको सिखाएंगे, अब आप उसको हेल्प करें। तो जब आपकी हेल्प से उसकी टीम बनेगी, उसकी टीम में जितने लोग होंगे उससे उसको भी कमीशन होगा उनकी सेल्स पे और आपको भी आएगा। ऐसे ही ये सिलसिला, हर इंसान ज़्यादा इनकम चाहता है, हर इंसान टीम बनाना चाहता है, हर इंसान बनाएगा
और वो सारी की सारी टीम, आपकी भी टीम काउंट होगी और सभी के सेल्स पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन आएगा। ये होती है अनलिमिटेड इनकम। मान लीजिए आपने 5 लोगों की टीम बनाई, आपके टीम के 5 लोग बड़े स्मार्ट, उन्होंने 10-10 की बना ली, वो 10-10 लोग बड़े बेकार, वो 2-2 की बना पाए, लेकिन आगे वो 2-2 बड़े स्मार्ट, उसने 20-20 की बना ली। इस तरह से कोई बाउंड्री नहीं है कि सभी 5 की ही बनाएंगे, सभी 2 की ही बनाएंगे, सभी नो, जिसको जितनी श्रद्धा, जितनी कैपेसिटी, वो उतनी टीम बनाएगा। ये टीम आगे बढ़ती जाएगी, कुछ दिनों में होते 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 टीम 2, 4, 6 से शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते 1000, 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की टीम हो जाएगी। आपको लगेगा 10, 15,000, 20,000 इतनी आसानी से हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। क्या? अगर एक बंदा सिर्फ डुप्लीकेट करे, एक चेस का बोर्ड होता है ना, 64 खानों का चेस का बोर्ड, उसमें पहले खाने में चावल का 1 दाना डालिए और हर खाने में डबल करते चलिए। उसमें 64 खाने होते हैं, चेस के बोर्ड में 64 खाने होते हैं। पहले खाने में चावल का 1 दाना डालिए और हर खाने में डुप्लीकेट करते चलिए, दोगुना करते चलिए। मतलब पहले में 1 तो दूसरे में डबल हो जाएगा तो 2 होगा, तीसरे में 4 हो जाएगा, चौथे में 8 हो जाएगा। आपको क्या लगता है आप 64 खाने भर पाएंगे? 64 ही तो हैं। सुनने में बड़ा आसान लगता है भाई साहब, लेकिन जब आप उसको भरने पे आएंगे तो इंडिया के टोटल राइस प्रोडक्शन का 67%, 67% से ज़्यादा चावल चाहिए आपको। पूरे इंडिया में जितना चावल पैदा होता है उसका 67% से ज़्यादा राइस चाहिए आपको केवल चेस के 64 बोर्ड डुप्लीकेशन में भरने के लिए। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 64, 128, 256, 256 से 512, बहुत स्लो बढ़ रहा है। इसलिए मैंने बोला था डायरेक्ट सेलिंग में इनकम स्लो बढ़ती है, क्योंकि टीम शुरुआत में स्लो बढ़ती है, लेकिन 512 के बाद क्या होगा? 1024, राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं 1000, 1000 के बाद सीधे 2000, 2000 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32,000। इस तरह से बढ़ता है। ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की इनकम, क्योंकि शुरुआत में तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रही है, कुल मिला के 30-35 लोग हैं। अगर सबसे 100 रुपये आते हैं तो 3500 आएंगे, लेकिन जब 16,000 लोगों की टीम होगी तो सबसे अगर 100 रुपये की भी इनकम आएगी, सबसे मंथली अगर 100 रुपये का भी कमीशन आया तो 16,000 पे सीधे 2 जीरो बिठाइए, सीधे 16 लाख रुपए होते हैं। 16 लाख रुपए महीने। और 16,000 के बाद सबने अगर सिर्फ डुप्लीकेट किया तो 32,000 हो गई, 32 लाख रुपए महीने। उसके बाद 64 लाख, उसके बाद 1,28,00,000। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रातों रात ये नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से कर रहे हैं, वो करोड़ों में कमा रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई धोखा नहीं है, उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने 40-50 हज़ार लोगों की टीम बनाई है, लोगों को सिखाया है, लोगों की ज़िंदगी बदली है। जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके टीम में 5-7 लोग ऐसे भी होते हैं जो 50 लाख कमाते हैं, 15-20 लोग ऐसे भी होते हैं जो 20 लाख कमाते हैं, 100-150 लोग ऐसे भी होते हैं जो 5 लाख कमाते हैं, 400-500 लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 लाख 3 लाख से ऊपर कमाते हैं, हज़ारों लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं, और 20 हजार लोग ऐसे होते हैं जो 40-50 हज़ार से कमाते हैं। तो इसने इतने लोगों की ज़िंदगी बदली है, तो वो क्यों नहीं कमा सकता 1 करोड़? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। तो एट द एंड, जबकि अब टाइम भी होने लगा है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहूँगा। एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री उनके लिए है जिन्होंने अभी तक माना नहीं है कि वो नौकरी करने के लिए पैदा हुए। एट द एंड ये इंडस्ट्री उनके लिए है जिनको लगता है कि वो ईगल है, चिकन नहीं। वो उड़ने के लिए बने हैं, ज़मीन पे रेंगने के लिए नहीं। एट द एंड जिनको लगता है कि उन्हें अमीर बनना है और दूसरों का नौकर, दूसरों की नौकरी करने वाला अमीर नहीं बन सकता। एट द एंड ये उनके लिए है जो सीखने के लिए तैयार हैं, जिनके बड़े सपने हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जिनमें पेशेंस है और जिनमें हिम्मत है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नौकरी तो नहीं करनी, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस करना है, नेटवर्क बिजनेस नहीं करना। तो ये कंपनी आपको देती है ट्रेडिशनल बिजनेस करने का भी ऑप्शन।
आप इस कंपनी के इक्विपमेंट्स खरीद के एक हेल्थ केयर सेंटर चला सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। कंपनी आपको इक्विपमेंट्स देगी। आपको इक्विपमेंट, ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। तो अलग अलग लेवल के सेंटर्स हैं, उसके लिए अलग अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है। 1.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू है। आप इन इक्विपमेंट्स खरीदिए, कंपनी आपको उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं, लाइफ टाइम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फ्री मिलेगा कंपनी की तरफ से। आप कहीं से भी अपने घर से या किसी कॉमर्शियल प्लेस से लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए आप ये हेल्थ केयर सेंटर चला सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जो तैयारियां हैं वो सारा कुछ हम बताएंगे, जो सर्टिफिकेशंस है वो सारा कुछ है अपने प्लेस में। हाँ, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस चाहते हैं तो आपको पता है ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी हो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है। एक पान की दुकान खोलने में भी 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं, पान की दुकान खोलने में। तो ये तो हेल्थ थेरेपी सेंटर है। वहाँ पे आपको मशीनें मिलेगी, उनकी ट्रेनिंग मिलेगी। उन मशीनों से आप लोगों की जांच कर सकते हैं, जांच के लिए पैसे ले सकते हैं। कंपनी को कुछ नहीं देना उसमें से, वो पूरा का पूरा आपकी कमाई होगी। आप वहाँ पे लोगों को तरह तरह की बीमारियों की थेरेपी दे सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, उस चीज़ के पैसे ले सकते हैं। पैसे कितने लेने हैं आप डिसाइड करेंगे, जांच के पैसे कितने लेने हैं आप डिसाइड करेंगे। जो भी कमाई होगी वो पूरी तरह से 100% आपकी होगी। और वहाँ पे आप जो भी आपके पास क्लाइंट आता है उनको आप इस कंपनी के मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो खरीदते हैं तो उस पर भी आपको कम से कम 25% तो इनकम आएगी ही आएगी, ज़्यादा ही आएगी, उससे कम नहीं आएगी। वो मिनिमम है, 50% तक आ सकती। तो एक अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उसके पास ये ऑप्शन भी है। आप चाहे तो केवल एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट सेल्स करवा के कंपनी का काम कर सकते हैं एज ए प्रमोटर। आप चाहें तो केवल नेटवर्क बना करके, टीम लीडर बन के, टीम बना करके काम कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह सेंटर चला के काम कर सकते हैं। आप चाहे तो तीनों कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप कुछ ना करें, नौकरी ढूंढते रहें, घर पे बैठे रहें। खाली बैठने से तो आपको बहुत पैसा आ रहा होगा। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं दोस्तों। इसको नेटवर्किंग भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। चेन मार्केटिंग ये नहीं है, वो MLM होता है, वो अलग होता है। लेकिन नेटवर्किंग चाहे आपकी नज़र में कितना भी बुरा हो, चाहे आपकी नज़र में कितना भी बुरा हो, इज बेटर देन नॉट वर्किंग। अगर आप खाली बैठे हैं तो सोच लीजिए खाली बैठ करके आप कौन सा पहाड़ उखाड़ लेंगे। और दूसरी बात, दुनिया आपको आपके काम के टाइप से नहीं, काम से आपको मिल क्या रहा है उससे पहचानती है। आप चाहे किसी ऑफिस में एग्जीक्यूटिव हो, टाई लगा करके जाते हो और कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो 9 बजे से 6 बजे तक और सैलरी 15,000 है। चाहे कोई दूसरा नेटवर्कर है लेकिन वो 1.5 लाख कमा रहा है, तो दुनिया किसको भाव ज़्यादा देगी या आप भी समझ सकते हैं। इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी आपकी है। आप चिकन बन के जीना चाहते हो या ईगल बन के उड़ना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन जिसने अपने आप को मान लिया है, जिसने अपने आप को समझा लिया है कि उसकी तो नियति, उसकी तो किस्मत ही नौकर, किसी और का नौकर बन के नौकरी करने में निकाल देने की है, वो कभी नहीं कर पाएगा। जो चिकन है उसको कोई ईगल नहीं बना सकता, लेकिन जो ईगल है, जिसको लगता है कि वो उड़ने के लिए बना है, जिसके उड़ने के ख्वाब हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये TNC इंटरनेशनल आपको पंख दे सकता है। मैं आपको पंख दे सकता हूं। जिसने भी आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है वो आपको पंख दे सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ज़मीन पे रेंगने के लिए बने हैं या उड़ने के लिए बने हैं। थैंक यू वेरी मच।